Good evening to all of you students and welcome to काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी क्लासेस आपको पता है काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो मैथ्स पेडागोजी नाम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन थोड़े कम है। इसलिए आप लोगों की डिमांड थी कि ईवीएस के अलावा सीडीपी वगैरह हो चुका है तो मैथ्स पेडागोजी के भी क्लासेस करवाए जाए। तो आज हम जो मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस लेकर आए हैं, इसके जो 30 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं अलग अलग सोर्सेज से, रेफरेंसेस से, बुक्स वगैरह से, मुझे लगता है कि ये जो 30 क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए और हम आप लोगों को कराएंगे भी, लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन है ये अपने आप में इतने अच्छे और इतने शानदार सवाल है कि अगर आप इन सवालों को और इनमें दिए गए ऑप्शंस को, सवालों में पूछे गए प्रश्नों के नेचर को, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें पूछे गए प्रश्नों के फीलिंग को, उसके नेचर को, है ना, अगर आप अच्छे से समझ पाए तो ना जाने मैथ्स पेडागोजी पे कितने भी सवाल आ जाए, अगर आपने ये समझा है तो सारे पेडागोजी के सवाल जो 15 नंबर के जो मैथ्स पेडागोजी के सवाल आएंगे मैथ्स को छोड़ के, वो सारे 15 नंबर के मैथ्स पेडागोजी के सवाल आप में से हर एक स्टूडेंट कर पाएगा इस क्लास के बाद। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम पढ़ेंगे 30 बहुत ही बेहतरीन मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है। द टीचर इज टीचिंग अरिथमेटिक इन द क्लास, यानी शिक्षक जो है क्लास में क्या पढ़ा रहा है? अरिथमेटिक पढ़ा रहा है, ठीक है, बीजगणित जो बोलते हैं हम लोग। शी कंटिन्यूज टू रिपीट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, शी कंटिन्यूज टू रिपीट अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अंटिल इट गेट्स फिक्स्ड इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। वो क्या करती है, जो टीचर लेडी है, मैडम जो पढ़ा रही है, वो क्या करती है, कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। जब वो अरिथमेटिक पढ़ा रही है ना, अरिथमेटिक को समझाने के लिए उन्हें कोई कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी फील हो रहा है और वो उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रही है क्लास में। बच्चों को समझाने के लिए बार बार उस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रही है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के माइंड में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, ताकि उससे अरिथमेटिक को करने में बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए क्या कर रही है, बार बार उस चीज को रिवाइज कर रही है, रिपीट कर रही है। द अप्रोच द टीचर इज फॉलोइंग इन द क्लास इज कॉल्ड। ये जो मैडम है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को किसी भी पढ़ाने के लिए एक कॉन्सेप्ट को अगर बार बार रिवाइज, बार बार रिपीट किया जाता है, तो ये जो अप्रोच टीचर अपनाते हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि भाई व्हाट इज दिस एक्चुअली इज ऑल अबाउट, और उसके बाद समझ में आए कि अरिथमेटिक कैसे करना है। तो इस अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या इसे मीनिंगफुल अप्रोच कहते हैं? यहाँ पे हम कोई मीनिंग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह, या किसी कविता या गद्य या पाठ का हम अर्थ तो नहीं समझा रहे हैं। क्या ये ड्रिल अप्रोच है? क्या ये इंसिडेंटल अप्रोच है? क्या ये सोशल अप्रोच है? यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज कराते हैं या किसी चीज़ को आप बार बार रिपीट कराते हैं, इसलिए ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, यानी कि उसके दिमाग में परमानेंट हो जाए। इसलिए आप उसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको करवाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाए। इस प्रोसेस को पेडागोजी के लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं कि आप क्या करवा रहे हैं, ड्रिल करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? ड्रिल। ये जो ड्रिल की जो प्रैक्टिस होती है, ये जो ड्रिल की जो प्रैक्टिस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है मैथ्स की कि मैथ्स के स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो मैथ्स में इसलिए मैथ्स से उनको काफ़ी ज़्यादा रुचि नहीं होता है। इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण है फियर, डर। हम आगे सवालों में पढ़ेंगे कि आखिर मैथ्स से बच्चे इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, या ऐसा माना जाता है कि बच्चे कमज़ोर होते हैं। हालांकि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि देखिए कोई बच्चा जो है ना किताब लेके माँ के पेट से पैदा नहीं होता है ना। सब कोई एक ही जैसे इस धरती पे आते हैं, लेकिन जब तक एक टीचर, एक स्कूल, एक समाज, एक इंडिविजुअल उस बच्चे को वो पढ़ने के लिए वो एजुकेशन जो फैसिलिटी है अगर उसे फैसिलिटेट नहीं कराता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को पढ़ना और समझना, ठीक है। सो ये तो हो गया, इसे कहते हैं हम लोग क्या,
इसे हम लोग कहते हैं ड्रिल अप्रोच। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रिवीजन, रिपीटेशन, बार बार किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी होता है। और मेरे करने से पहले आप सवालों का जवाब दें ताकि आप मार्क्स मुझे बता सके कमेंट बॉक्स में। इन ज्योमेट्री क्लास ऑफ 6th grade students, the teacher explained the construction of angles measuring 30 degrees, 60 degree and 90 degree with the help of demonstration of construction and bisector of an angle. Then she asked the students to construct an angle of 15 degree and an angle of 45 degree. Now students try to understand what this question actually mean here. समझिए, क्लास 6 है, याद रखिएगा, यानी कि आप कह सकते हैं अपर प्राइमरी है। 6 के स्टूडेंट को टीचर जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है उसके कंस्ट्रक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करती है और एंगल बाइसेक्टर भी समझाती है। यानी एक तो वो पढ़ाती है कि ये एंगल कैसे हमें बनाने हैं, यानी इसके कंस्ट्रक्शन को वो समझा रही है, ठीक है। और दूसरा, कोई भी जो एक एंगल होता है उस एंगल को जो काटता है दो इक्वल पार्ट में, है कि नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये जो ओ बी, ये जो लाइन हुआ ये एंगल बाइसेक्टर हुआ जो दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटती है। ये दो कॉन्सेप्ट सिखाती है। उसके बाद वो बच्चों से कहती है कि चलो अब तुम 15 डिग्री और 45 डिग्री बना के दिखाओ, क्योंकि मैंने 30, 60 और 90 बना दिया। 15 और 45 देखिए स्पेशली देने का कारण ये है कि देखिए मैडम ये देखना चाहती है कि 30 डिग्री मैंने सिखा दिया तो उसका हाफ कितना होता है 15, और 90 मैंने सिखा दिया उसका हाफ कितना होता है 45, ठीक है। या कोई भी एंगल दे, सिर्फ हाफ नहीं कोई भी एंगल दे, तो ये देखना चाहती है कि बच्चे क्या इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड किए हैं, कॉम्प्रीहेंड किए हैं, इसका सही में इन्हें समझ में आया है कि एक एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक एंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट जो आपके पास अवेलेबल है, स्केल है, कंपास है ना, काटा कंपास जो भी हम लोग बोलते हैं स्कूली भाषा में, स्केल है, क्या आपने समझा है? और अगर समझा है तो आप ये दो एंगल मुझे बना के दिखाइए। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा। ये क्यों किया जाता है? एक्सेस द लर्नर्स परफॉर्मेंस इन समेटिव असेसमेंट, access the students understanding and ability to combine two skills learned to accomplish the given task, engage every student in some work, हर एक स्टूडेंट को किसी ना किसी काम में लगा के रखो। ये कोई इसलिए कोई चीज़ नहीं सिखाया था कि कोई काम धाम नहीं है चलो ज्योमेट्री सीख लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, मैंने जो बेतुका आंसर होगा ना वो बेतुका ही दिखता है, ठीक है। और याद रखिए, अच्छा, गिव द एक्सपोजर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैंने अनुभवी अधिगम के क्या होते हैं एक्सपोजर वो बताने के लिए। आप जब पेडागोजी का, आप जब टेट का एग्ज़ाम देने जाए, WB टेट जो 11 दिसंबर को है 12 बजे, ठीक है, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं हैं। एक बात याद रखिएगा, मेरा एक पर्सनल अनुभव है और ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं किसी को कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा हूँ या कोई कहेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा जो अपना 15 साल का अनुभव है और मैंने जो इतनी सारी परीक्षाएं दी हैं, पास किए, टेट हो सीटेट हो, ठीक है, एक बात तो मैं समझा हूँ, आप जब एग्जाम हॉल में बैठे सवालों का जवाब देने के लिए तो कभी भी ये ना सोचे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप पेडागोजी के आंसर नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ ले सवाल कुछ अननोन भी आएंगे, वही तो आपका टेस्ट होगा ना। जब आप सवालों का उत्तर दें तो आप ये समझें कि आप किसी स्कूल में ऑलरेडी एक टीचर की हैसियत से पढ़ा रहे हैं, और अगर आप शिक्षक हैं तो एक टीचर का स्टूडेंट के साथ, स्कूल के साथ, है ना, और वहाँ के कम्युनिटी या सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, और एक टीचर होने के नाते आप उस सवाल को कैसे देखते हैं। स्टूडेंट होने के नाते आंसर देने के लिए और OMR शीट काला करने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको वो बातें समझ में नहीं आएगी जो आप समझेंगे जब आप अपने आप को समझेंगे कि आप एक टीचर है। टीचर के दृष्टिकोण से प्रश्नों को समझिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर एक टीचर है तो वो क्या समझेंगे कि वो एक्सेस करना चाहती है, वो देखना चाहती है कि स्टूडेंट की समझ और उसकी योग्यता है कि ये दोनों स्किल्स, एक तो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं, और एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाती है, दोनों स्किल उन्होंने कैसे समझा है, क्या ये स्किल उसके अंदर आया है टू एकम्प्लिश द गिवन टास्क। जो टास्क दिया है ना 15 डिग्री या 45 डिग्री का, क्या ये टास्क ये कर पाएंगे, और अगर ये कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि दोनों स्किल जो मैडम ने सिखाया है, कंस्ट्रक्शन करना और एंगल बाइसेक्टर बनाना, ये अच्छे समझ में आया है। तो ये देखने के लिए एक टीचर जो है ये काम देता है, एक वर्क देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। अ टीचर इज टीचिंग एडिशन टू क्लास 2 स्टूडेंट्स। एक टीचर, आप खुद समझिए, आप ना स्टूडेंट की तरह जवाब भी मत दीजिए, आप एक क्लास 2 में जाके बच्चों को एडिशन सिखा रहे हैं,
जोड़ सिखा रहे हैं। याद रखिएगा क्लास 2 है, प्राइमरी सेक्शन तो है लेकिन वो प्री प्राइमरी नहीं है, 1 भी नहीं है, क्लास 2 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटेजी टू फॉलो, तो बताइए इनमें से कौन सी वह स्ट्रेटेजी है, वो तकनीक है जो आप फॉलो करेंगे अगर आप क्लास 2 के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाते हैं। इसके पहले आप जान लीजिए कि जब आप जो प्राइमरी सेक्शन जो होता है, जो प्राइमरी सेक्शन होता है या कहे कि प्री प्राइमरी होता है, प्राइमरी सेक्शन तो 2, 3 भी आ रहा है, हम प्राइमरी कह रहे हैं कि 2 के पहले वाला, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल डिजिट है ना 2 + 5 या डबल डिजिट 2 5 + 1 + 2 इस तरह से हम लोग एडिशन सिखाते हैं नंबर्स के द्वारा, और इसे हथेली पे कैसे जोड़ते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं हम सिखाते हैं। पर जैसे जैसे हम ऊंचे क्लास में जाते हैं तरीके बदल जाते हैं। तो क्लास 2 में अगर आप एडिशन सिखाते हैं तो इनमें से कौन तरीका सबसे बेहतर है? कह रहा है सब में देखिए वर्ड यहाँ वर्ड दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम शुड नॉट बी डन इन क्लास 2। कह रहा है क्लास 2 की कक्षा में वर्ड प्रॉब्लम ना डाले। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? ऐड करना है, मान लीजिए ऐड करना है, तो मान लीजिए मुझे ऐड करना हो सपोज कि 20 + 12 कितना होगा? 32 होगा, ये हुआ न्यूमेरिक। तो कह रहा है क्लास 2 में वर्ड प्रॉब्लम ना दे। जैसे इसे कैसे लिख सकते हैं कि आई हैव 20 एप्पल्स एंड माई फादर gave me another 12 apples. Now how many apples do I have? तो मेरे पास do I have in total, तो मेरे पास अब टोटल कितने एप्पल है? इसे कहते हैं इसी एडिशन को शब्दों में ढालना। तो कह रहा है क्लास 2 में वर्ड प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। नेगेटिव बात आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होने चाहिए? आप कब तक बच्चों को ऐसे ही सिखाइएगा? वर्ड प्रॉब्लम शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। बोला कि वर्ड प्रॉब्लम, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये खाली मूल्यांकन के समय आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मतलब क्लास में हमने एडिशन पढ़ा दिया और सीधे टेस्ट में आपने वर्ड प्रॉब्लम दे दिया, जिस वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों ने कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी उसे इंटरनलाइज नहीं किया, कभी उसे आत्मसात नहीं किया, खुद नहीं समझा, पढ़ा नहीं, अपने मातृभाषा में समझ के उसे कभी ऐड ही नहीं किया, नहीं होगा। आप डायरेक्ट जो चीज़ आपने पढ़ाया नहीं उस चीज़ को आप एसेस कैसे कर सकते हैं? एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम। कह रहा है एडिशन की समस्या को शब्दों की समस्या से जोड़ देना चाहिए और वर्ड प्रॉब्लम शुड बी डन एट द एंड। बोला कि वर्ड प्रॉब्लम जो है चैप्टर के एंड में डालने चाहिए। नहीं, क्यों? चैप्टर के बिगिनिंग में हो सकते हैं। आप क्लास 2 की, क्लास 3 किताब उठा के देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम की, वहाँ शब्दों का प्रॉब्लम दिया हुआ है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एडिशन जो होता है वो वर्ड प्रॉब्लम के द्वारा बच्चों को दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे इसे अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ के देखते हैं, है ना, कि मुझे नहीं पता 20 और 12 क्या है, लेकिन जब इसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में देते हैं तो वो सोचता है कि मेरे पास 20 एप्पल थे, मेरे पापा ने और 12 दिए तो मेरे पास कितने हो गए। तो वो समझता है कि कैसे मैथ्स जो होता है वो हमारे डे टू डे लाइफ से कितना जुड़ा हुआ है और हम इसके बिना कोई काम नहीं कर सकते अपने डेली लाइफ का, या कोई भी। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज माने सामान, आप बोलिए कोई चीज। टीचिंग और लर्निंग करने का जो रिसोर्सेज संसाधन होता है वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू डेसिमल नंबर। कह रहा है एडिशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर को अगर हमें जोड़ना है 2 डेसिमल नंबर, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें 0.2 + 0.4 अगर करना है, ठीक है, तो हम कौन सी सबसे अच्छी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए नंबर ऑप्शन देखिए, जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जियो, याद रखिए जियो फॉर ज्योमेट्री। जियो बोर्ड का इस्तेमाल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन जो होते हैं, एरिया, पेरीमीटर, 2D 3D शेप्स की जानकारी देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो होगा नहीं। बीट्स एंड स्ट्रिंग जो दाने वगैरह होते हैं वो प्री प्राइमरी वगैरह प्राइमरी सेक्शन में निचले स्तर पे बच्चों को गिनती और नंबर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग सिखाते हैं, ये भी नहीं होगा। एबाकस का इस्तेमाल आपको पता ही है, एबाकस कैसा होता है, यहाँ भी बीट्स लगे होते हैं। और एबाकस का इस्तेमाल जो होता है कई तरह के कैलकुलेशंस,
करने के लिए हम लोग करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करने के लिए एबाकस का कई तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ये भी निचले स्तर पे होता है, बहुत लो प्राइमरी में होता है। इसका सही आंसर होगा ये वाला, क्योंकि डेसिमल का अगर आपको सिखाना है तो डेसिमल सिखाने के लिए आप ग्राफ पेपर से ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ग्राफ पेपर के मदद से ही आप आसानी से सिखा सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, है ना, हम लोग बच्चों ने काफ़ी यूज़ किए हैं। इस तरह से हमारा जो ग्रिड बना रहता है ना, और एक स्क्वायर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, है ना। एक स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 यूनिट बोलते हैं। ये 1 यूनिट हो गया 2 3 4 5 6, है कि नहीं। तो ये हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे 10x10 का भी होता है, 10 इधर से 10 इधर से, तो 100 यूनिट का ग्रिड हो जाता है। तो याद रखिए 2 डेसिमल नंबर्स को अगर ऐड करना है तो ग्राफ पेपर सबसे बेहतरीन तरीका होता है। बच्चों को सिखाइए, हम लोग सिखाते नहीं है। Which of the following is a desirable practice in the context of teaching and learning a measurement of volume? अगर आपको वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम क्या होता है? किसी चीज़ में किसी चीज़ का आयतन, यानी उनका अंदर का जो स्पेस है कितना है, उसके अंदर कोई चीज़ कितना आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। जो कैपेसिटी होती है वही वॉल्यूम होता है। तो कह रहा है कि अगर हमें वॉल्यूम को मेजर करना है लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो कौन सा प्रैक्टिस सबसे अच्छा है, क्या तरीका अपनाए सबसे अच्छा हो। बिगिन बाई राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। आप बोलता है कि भाई आप फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर दीजिए। आप जब पेडागोजी पढ़ेंगे तो जो फालतू के आंसर है वो पढ़ के लग जाएंगे। फॉर्मूला लिख के आयतन कैसे निकालते हैं आप समझ तो जाएंगे, लेकिन बच्चों को कभी समझ में नहीं आएगा कि वॉल्यूम किस चिड़िया का नाम है। तो ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो हमेशा आपका खून चूसते हैं, तो इनसे दूरी रहिए। एनकरेज प्रिसाइज कैलकुलेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। बोलता है शुरू से ही आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। कैलकुलेशन करने का मतलब है प्रॉब्लम आपको दिए गए हैं और अब वॉल्यूम निकालते रहिए आप, लेकिन कभी समझिए मत कि वॉल्यूम क्या है। बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स द वॉल्यूम ऑफ 2D शेप्स। शुरुआत में जो 2D शेप्स होता है उसके वॉल्यूम के बारे में बच्चों को इंट्रोडक्शन दीजिए। यहाँ भी बच्चों को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, बता रहे हैं भाई वॉल्यूम क्या है, 2D शेप्स क्या है, ठीक है। आपको ढूंढना है एकदम मोस्ट पॉजिटिव आंसर। सही आंसर होगा हमारा डी नंबर। Encourage students to figure out ways to calculate the volume of different objects। हमारे आसपास ना जाने कितने तरह के सामान बिखरे पड़े हैं। ग्लास है, बॉटल है, मग है, कॉल्ड्रन है ना, जग है, सिलेंडर है, बलून है, एवरीथिंग, पता नहीं क्या क्या है। तो आप बच्चों को एनकरेज करें कि अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो वॉल्यूम है, जिनके बारे में जान चुके हैं कि उसके अंदर की क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर पानी अगर है तो कितना पानी उसके अंदर कैपेसिटी में आएगा, अटेगा, वो उसका वॉल्यूम है। तो बच्चों को एनकरेज कीजिए कि खुद पता लगाए कि आखिर अलग अलग शेप्स के अलग अलग तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके वॉल्यूम को कैसे निकाला जाए। तो जब वो लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके चीज़ों को समझते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल वर्क करते हैं, है ना, अपने आसपास की चीज़ों के साथ कॉन्क्रीट काम करते हैं, हाथ में लेके समझते हैं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है कि नहीं। तो बच्चे बेहतर समझते हैं कि आखिर वॉल्यूम करते किसने, क्योंकि प्रैक्टिकल एजुकेशन आजकल होता ही नहीं है। टेक्स्ट बुक दे दिया गया है, करिकुलम दे दिया गया है, सिलेबस दे दिया गया है, टीचर आता है, लेक्चर मारता है, सिलेबस खत्म, उनका काम खत्म, पैसे मिल गए। पर मैथ्स एक्चुअली में अगर आपको मैं सही से बताऊं तो ये मैथ्स पढ़ाने का बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं हुआ। अगर आप मैथ्स को रियल लाइफ से नहीं जोड़ सकते तो बकवास है। आप एक मूवी देखिएगा, मैं बता देता हूं। मूवी का नाम है, बहुत कम लोग जानते होंगे, आप में से बहुतों ने देखा भी होगा, बहुत सुंदर और प्यारी मूवी है एजुकेशन के ऊपर। इस मूवी का नाम है नील बटे सन्नाटा। इस मूवी का नाम है नील बटे सन्नाटा। नील बटे सन्नाटा का मतलब होता है 0/0, यानी जिसका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। एक बाई की बेटी, दूसरे के घर में जो काम करती है उसकी बेटी, जिसको मैथ्स से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जब वो मैथ्स का सही तरीका सीखती है तो वही बाई की बेटी आगे जाके IAS ऑफिसर बनती है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम ये बताओ अपेक्षा कि तुम IAS क्यों बनना चाहती हो, तो लड़की कहती है क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसकी माँ बाई थी, तो कहती है मैं बाई नहीं बनना चाहती। आपके मन में डर भी होना चाहिए। डर एक अच्छी चीज़ है। डर आपसे काम करवाता है, डर आपसे प्रैक्टिस करवाता है, डर आपसे काम करवाता है कि नहीं होगा तो बुरा हो जाएगा, चलो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो, आगे बढ़ लो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। कह रहा है मैथमेटिक्स में मैपिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए मैपिंग क्या होता है, मैपिंग का मतलब होता है कि आप चीज़ों को, टॉपिक को बढ़िया से क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब है, जैसे हमको मान लीजिए पढ़ना है नाउन, तो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है, कि इसके दो कैटेगरीज हो गए, एक हो गया काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल के तीन पार्ट होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल के दो भाग हो गए, एक हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हो गया मटेरियल नाउन। फिर इसके सब कैटेगरीज है, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को, टॉपिक को जब कैटेगरी वाइज उसको मैपिंग कर देते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, उसे मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी बात सच नहीं है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो जो बात सच नहीं है वो पढ़ के आपको मालूम चल जाएगा कि नेगेटिव है, वो आपका आंसर हो जाएगा। मैपिंग प्रोमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग, मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। जब यहीं पे आपको अगर कुछ नहीं भी आता है ना, अगर आपने ये पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा है तो मैंने कितनी बार टेक्निक बताई है, पढ़ के पता चल जाएगा, ओनली और नॉट कभी आपका आंसर नहीं होगा। बोलता है मैपिंग मैथ्स का पार्ट नहीं है। कैसे पार्ट नहीं है? आप ज्योमेट्री में देखिए कितने क्लासिफिकेशन है। 2D शेप्स दो भाग में बांट दिया, 2D शेप, 3D शेप। 2D शेप में क्या क्या आएगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, सर्कल, है ना, पैरालोग्राम, ट्रापीजियम। 3D शेप में क्या आएगा? सिलेंडर आएगा, क्यूबोर्ड आएगा, क्यूब आएगा। इस तरह से मैपिंग होते हैं। तो बोल रहा है कि मैपिंग जो है मैथ्स का पार्ट नहीं है। गलत बात है। तो ये तो आंसर हो गया, लेकिन आप पढ़े ये कि बाकी तीन है क्या, ये आपको बाकी आंसर करने में बोलेगा विच वन इज करेक्ट। तो चार में तीन गलती होंगे, एक सही होंगे। कह रहा है मैपिंग जो है प्रोपोर्शनल रीजनिंग करने में मदद करता है। आपको समझ में आता है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस अनुपात में पढ़ना है। इसके लिए आप अपना बेहतर तर्क दे पाते हैं। मैपिंग कैन बी इंटीग्रेटेड, जोड़ा जा सकता है इन मेनी टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स हैं जहां आप मैपिंग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, बच्चों को यह बताने के लिए आपको पढ़ना क्या है। मैपिंग स्ट्रेंथन्स स्पेशियल थिंकिंग। मैपिंग से क्या होता है? स्पेशियल, यानी कि जो शेप रिलेटेड जो चीजें होती है, शेप या कह सकते हैं सिमेट्री, क्या कह सकते हैं? सिमेट्री। इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, पिक्चर को देख के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना, समझना, ये बेहतर हो जाता है। और देखिए ये तीन समझिए, ये तो आंसर होगा, मालूम चल गया, पर जो आंसर नहीं होगा वो इसके बारे में पॉजिटिव बात है। ये नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन घुमा देगा, तो आपका जो रटा रटाया ज्ञान है सब फालतू हो जाएगा। Which of the following defects are pointed out by Kothari Commission 1964-66 in traditional curriculum mathematics? बोलिए, कोठारी कमीशन जो डॉक्टर DS कोठारी के चेयरमैनशिप में बनाया गया था 64-66 में, उन्होंने जो परंपरागत करिकुलम है मैथमेटिक्स का, जो आमतौर पे जो स्कूलों में घिसा पीटा जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, बुक हो गया, बुक खोलिए, इतना पेज नंबर, चलो ये मैथ बनाते हैं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, ये रहा आपका आंसर, सिलेबस खत्म, कल आपका टेस्ट। ट्रेडिशनल। इसमें कौन कौन सी डिफेक्ट्स इस कमेटी ने निकाला था? तो जितने बुरे बुरे बात होंगे वो सारे डिफेक्ट होंगे। प्रेजेंट करिकुलम मैथमेटिक्स इज इनएडेक्वेट। हाल का जो मैथमेटिक्स करिकुलम है वो पर्याप्त नहीं है। हाँ, नेगेटिव बात है तो सही होगा, नेगेटिव ही निकालना है। लैक ऑफ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ना मैथ्स में कुछ क्रिएटिविटी है ना कंस्ट्रक्टिविटी है। नील बटे सन्नाटा में देखिए, भैंस का एग्जाम्पल देके या जिस ग्राउंड में जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं वहीं पे आपको सिखा दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। आप जाइए किसी स्कूल में, आप ही अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, आपने कभी मैथ्स पढ़ाने के लिए बच्चों को बाहर लेके गए हैं? कभी लेके नहीं गए हैं। क्यों पता है? क्यों लेके नहीं गए? आपको खुद नहीं पता है, खुद नहीं पता है। करिकुलम इज ओवर पैक। करिकुलम जो है ओवर पैक होता है, इतना पैक होता है कि टीचर भी इतना बर्डन सह नहीं पाता। भाई जल्दी सिलेबस खत्म कर दो, हमें पूरा करना है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, यूनिट, टर्म, सब खत्म। तीनों ही डिफेक्ट है, तीनों इसकी गलतियां हैं। द ट्विन प्रेमाइसेस टू फिक्स द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन आवर स्कूल करिकुलम आर। वो कौन सी दो बातें हैं जो हमारे मैथमेटिक्स के स्थान को फिक्स करती है टीचिंग इन आवर स्कूल करिकुलम आर? जो स्कूल के करिकुलम में जो हमें पढ़ाते हैं वहां पे मैथ्स का जो मेन जो दो बातें हैं वो क्या है? ठीक है, तो दो बातें जो होंगी वो बिल्कुल पॉजिटिव होंगी। ठीक है,
हाउ टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट, कैसे हर एक छात्र के माइंड को एंगेज करें मैथ्स में, उसे क्लास में पार्टिसिपेट करवाएं, एंड हाउ टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, है ना। और बच्चों के पास जो भी रिसोर्सेस है मैथ्स सीखने के लिए उसे और कैसे मजबूती दे, उनके अपने पास जो डे टू डे लाइफ की यूज़ की चीज़ें हैं उससे हम कैसे मैथ्स सिखा दें, है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि एक ये खूंटा है, यहाँ पे खूंटा है और यहाँ रस्सी से जो है आपने भैंस को बांध के रखा है, ठीक है, आपने भैंस को बांध को रखा है और पूछा जा रहा है कि रस्सी की लंबाई इतनी है, भैंस जो है अपने चारों ओर की अगर घास खाती है, ठीक है, तो जो भी एरिया जो भी है वो घास खाने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बुक में है, पर इसे अगर आप प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाएंगे तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, है कि नहीं। तो मुझे लगता है यही आपका सही आंसर है कि कैसे हर एक बच्चे के माइंड को एंगेज करें और कैसे स्टूडेंट्स के रिसोर्स को हम लोग स्ट्रेंथन करें, बाकी इसका आंसर नहीं होगा। Out of the following, which statement does not show the best principle of curriculum construction in mathematics? Does not. यानी इसका आंसर क्या होगा, जो नेगेटिव बोलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इन चारों में से वो कौन सी बात है जो डज नॉट शो द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, करिकुलम के सबसे बेहतर सिद्धांत को नहीं दिखाती रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को बनाने में, मैथमेटिक्स के करिकुलम कंस्ट्रक्शन में वो कौन सी बात है जो बेस्ट जो है स्टेटमेंट नहीं है। करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, हाँ ये तो पहले पढ़ चुके हैं। टीचर सेंटर्ड क्यों होगा, जो पढ़ेगा वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, वो सीखे रियल लाइफ से, लर्निंग बाय डूइंग, करिकुलम ऐसा होना चाहिए। करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी एक्टिवली बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, हाँ किसी भी टॉपिक पे अगर एक्टिविटी आप नहीं करवाते हैं तो बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाएंगे। ड्रिल प्रैक्टिस ही नहीं है, फील्ड ट्रिप ही नहीं है, टूर ट्रैवल ही नहीं है, एक्सकर्शन ही नहीं है, रियल लाइफ से आप जोड़ के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे, रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, बच्चे बाकी खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली अरेंज, बोला कि मैथमेटिक्स जो करिकुलम होता है उसे तार्किक रूप से और मनोवैज्ञानिक, यानी कि बच्चे कैसे सीखेंगे मैथमेटिक्स, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, मनोविज्ञान कैसे वर्क करता है, इसके हिसाब से करें। तो तीनों तो सही बात है, तीनों तो अच्छी बात है, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करिकुलम मैथमेटिक्स बोलता है नीड नॉट रिक्वायर टीचर एक्सेप्टेंस, मतलब मैथमेटिक्स का करिकुलम ऐसा बनाइए कि भले ही टीचर को एक्सेप्ट ना हो लेकिन पढ़ाइए। ऐसा नहीं हो सकता है, आपको टीचर को भी ध्यान में रखना होगा कि क्योंकि आपने मैथ्स का करिकुलम ऐसा दे दिया कि टीचर उस मैथ्स से करिकुलम को लेके बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है इसे करना कैसे है, उनके पास प्रिपरेशन ही नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है, रिसोर्सेस नहीं है पढ़ाने के लिए, टीचिंग लर्निंग एड्स नहीं है पढ़ाने के लिए, बच्चे टीचर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे नहीं करेंगे। द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग, अभी देखिए मैपिंग मैंने बताया था इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम आर, प्राइमरी मैथमेटिक्स के करिकुलम में मैपिंग को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों करेंगे आप। टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, अभी मैंने बताया था, एक नंबर आपका आंसर होगा, ए नंबर होगा, यहां ए नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, अभी मैंने कहा था कितने अनुपात में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहां शुरू करना है, ये होना चाहिए। ए और बी दोनों होगा, ए और बी तो यहां है, तो अगर दो ही आंसर है, देखो अगर दो ही ऑप्शन चूज करना है और ये दोनों अभी हमने पढ़ा दोनों आंसर होगा, तो हमें आगे देखने की क्या जरूरत है, यही हमारा आंसर होगा। ये दिया है टू मेक द सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स को लेके जो बोरियत होती है उसको दूर करने के लिए, सब्जेक्ट को इजी, मैपिंग करने से सब्जेक्ट इजी नहीं हो जाता है, पता चल जाता है पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग तो पढ़ाने के ऊपर है, तो ये दोनों नहीं होगा। जितना कभी कभी देखने में आपको लगेगा हाँ ये भी होगा ये भी होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा सोचिए, ठहरिए और ये कीजिए, समझिए। डैश मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ये ध्यान दीजिएगा, फुलेस्ट एक्सटेंट विच इज नेवर इंक्लूड इन द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम। आखिर वो कौन सा शब्द है जिसका मतलब है उपयोग किया गया है, जो भी हमारे पास संसाधन और शर्तें विकल्प हमारे पास उपलब्ध है पूरी तरह से इस्तेमाल करना, व्हिच इज नेवर इंक्लूडेड इन द स्कूल मैथमेटिक्स, जिसे स्कूल के मैथमेटिक्स करिकुलम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था। जब भी ये लिखा रहे ना
फुलेस्ट एक्सटेंट का मतलब है कि जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है आप उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें, ताकि कोई भी अवेलेबल रिसोर्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो सब्जेक्ट से पढ़ाने से जुड़ा हुआ है वो व्यर्थ ना हो, वेस्टेज ना हो। इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? ऑप्टिमाइजेशन। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखें, सवाल देखें। द मेजॉरिटी ऑफ क्लास 4 लर्नर्स थिंक दैट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ नंबर दैट इज बिगर देन बोथ द नंबर्स। हाउ विल यू शो दैट इट इज ऑलवेज नॉट द केस? अब इस बात को समझिए। क्लास 4 में जितने बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आया ए बी, तो ये ज्यादातर जो बच्चे हैं ना ये सोचते हैं कि जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो हमारा ये आंसर आता है, ये आंसर इन दोनों से हमेशा बड़ा होता है। वो ये सोचते हैं। लिखा ना कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर ऑलवेज रिजल्ट्स इन नंबर, ऐसा नंबर आता है मल्टीप्लाई करके जो दोनों नंबर से बड़ा होता है, यानी ए बी इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा। ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ये सोचते हैं। हाउ विल यू शो दैट इट इज ऑलवेज नॉट द केस? आप ये कैसे उसे प्रूव करेंगे कि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है? तो ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं होता है, देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको। बाय शोइंग द मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिदम ऑफ वन होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन नंबर ऑन अ लाइन, बाय शोइंग इट थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर, by showing the multiplication algorithm of two decimal number, by showing on a grid paper the multiplication of two decimal number। देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ये वाला, यानी आप दो डेसिमल नंबर लीजिए और दो डेसिमल नंबर लेके एक ग्रिड पेपर लीजिए, 10x10 का जो ग्रिड पेपर आता है वो लीजिए और वहां पे इस मल्टीप्लाई करके समझाइए। मैं आगे एक पिक्चर है जहां मैं यही सवाल आपको समझा दूंगा कि कैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आती है वो हमेशा दोनों से बड़ी नहीं होती, छोटी भी हो सकती है। तो ग्रिड पेपर पे दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करके अब आसानी से समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको याद रखिएगा। ये सवाल कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो सोचते हैं लेकिन सही नहीं है। इसे ग्रिड पेपर कैसे दिखाएंगे मैं आपको आगे दिखा दूंगा। A teacher encourages the children. A teacher encourages the children in her class to explain the physical properties of the objects around them in their own words. एक टीचर क्लास में अपने बच्चों को प्रेरित करता है कि जो भी चीज़ वो अपने आसपास देखते हैं, पेन, घर, पेड़, कुछ भी देखते हैं वो लोग, रोड, सड़क, पहाड़, नदी, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, लेंथ कैसा है ना, ये सब कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं आप इसे अपने शब्दों में बताइए। ऐसा एनकरेज करते हैं टीचर। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू डू सच एन एक्टिविटी विद द स्टूडेंट? तो आखिर टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करता क्यों है, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य छुपा हुआ है? तो बहुत ही अच्छा उद्देश्य होगा, कोई पॉजिटिव बात होगी, नेगेटिव तो नहीं होगा। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विच कैन बी परफॉर्म्ड इन द फ्री टाइम फॉर रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप्स। बोला कि शेप्स पढ़ाने के लिए जब भी फ्री टाइम हो आप ऐसा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तो है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तो है, लेकिन हर फ्री टाइम में आप ये नहीं करवा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रेन इंजॉय एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स इन देयर ओन लैंग्वेज लाइक दे इंजॉय प्लेइंग डम शराड्स। जो डम शराड जो पढ़ते हैं, डम शराड क्या होता है? कागज में कुछ लिखा होता है, जो उठाएगा जो उसमें लिखा होता है वो आपको करना पड़ेगा। डांस है डांस, डायलॉग है, कुछ भी सीन। It makes the children observe the physical properties of an object informally, which deepens their understanding of shapes. यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा करने से जब बच्चों को आप मौका देते हैं कि भाई ये जो बॉक्स है ना, प्राइमरी स्कूल का है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बताइए, तो बच्चा इसे देखता है। ठीक है, इसे इसके एरिया, इसके पेरीमीटर, इसके रंग रूप, शेप, 3 डायमेंशनल फिगर, हर चीज़ को समझता है और इसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की जब कोशिश करता है तो इससे शेप्स के बारे में
और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत डीपेन यानी कि बहुत मजबूत हो जाती है। इसे ही कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। रॉट लर्निंग से कुछ नहीं होता है, मगिंग से कुछ नहीं होता है। इसके लिए बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है और इसके लिए टीचर ही जिम्मेदार होता है। मेंटर सही है आप सही हो जाएंगे, मेंटर गलत है आप बर्बाद हो जाएंगे। तो ये हमारा सही जवाब होगा। द स्टूडेंट वेर आस्क्ड टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एरिया ऑफ ईच रूम, टोटल पेरीमीटर एंड टोटल एरिया ऑफ द हाउस। ये घर का ब्लूप्रिंट है, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, बेडरूम 2, बाथ प्लस, यहाँ पे पैसेज है, लॉन्ड्री है। तो बच्चों को कहा गया कि हर एक रूम का पेरीमीटर निकालो और टोटल पेरीमीटर निकालो और टोटल एरिया निकालो। तो पहली बात, हर एक रूम का पेरीमीटर चाहिए और टोटल पेरीमीटर चाहिए और टोटल एरिया चाहिए। द अबव एक्टिविटी कैन बी यूज्ड बाय द टीचर एज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक मतलब कह सकते हैं चिकित्सात्मक मूल्यांकन कर रहा है कि बच्चों को क्या देखना चाहता है टीचर इसमें। आप जब बच्चों को ये एक्टिविटी देंगे तो आप बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ क्या उनको डायमेंशन समझ में आया है, क्या वो पेरीमीटर एरिया क्या वो कैलकुलेट करने की क्षमता स्किल उनके अंदर विकसित हुई है, ठीक है, क्या उनको मल्टीपल पैरामीटर निकालना आता है कि रूम का पेरीमीटर कितना होगा, बाहर का पेरीमीटर कितना होगा, एरिया क्या है, चीज़ें समझ में प्रैक्टिकली रियल लाइफ की चीज़ें उन्हें समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने आंसर कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स विल हेल्प टीचर diagnose their understanding regarding finding dimensions, calculations, knowledge, a formula for perimeter and area, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह पता हो और इस पे वो वर्क कर पाए, इसलिए बच्चों को ये एक्टिविटी दी जाती है। A suitable approach for explaining that remainder is always less than the divisor to class 4 students can be, कह रहा है अब देखिए, अब ये एक आपसे इंटरव्यू में ही पूछ सकता है कि बताइए कि अगर आपको क्लास 4 के बच्चों को ये बताना है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो अंत में जो शेष फल यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा। डिवाइजर मतलब जिससे आप किसी नंबर को भाग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 24 को भाग करना है, ठीक है, और भाग किससे करना है, 7 से। तो ये जो 7 हुआ ये कौन हुआ, डिवाइजर, और ये 24 क्या हुआ, डिविडेंड। और यहां जो आता है जो नंबर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, Q4 कोशेंट। क्या कहते हैं, कोशेंट। और यहां लास्ट में जो शेषफल बच जाता है इसे रिमाइंडर, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो आपसे इंटरव्यू पूछा कि आखिर ये वो कौन सा तरीका है जिससे बच्चों को क्लास 4 के बच्चों को आप समझा दे कि जो रिमाइंडर बचता है ना ये हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, है ना, यानी डिवाइजर ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। कैसे बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी नंबर को आपके पास डिवाइजर है 2, आपको 2 से भाग करना है, ठीक है, और नंबर कितने हैं आपको, मान लीजिए नंबर दिया है, अब सपोज कीजिए 13, ये हो गया डिविडेंड। भाग करके नहीं बताना है, तरीका क्या है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एप्पल बनाता हूँ या मैंगो बनाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। समय दीजिए थोड़ा अपना, समय नहीं देंगे तो कैसे एग्जाम पास करेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये रहा एक 13। तो हमने क्या किया, हमने रियल लाइफ एग्जांपल लेके बनाया। मान लीजिए 13 आम लिए या कुछ हमने फिगर बना दिया आम का, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, और मुझे समझाना है कि जो अंत में जो भाग शेषफल बचता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब बताइए हमें भाग किससे करना है, डिवाइजर कौन है, 2, और कितने आम हैं, 13 आम। तो क्या करेंगे, सबको 2-2 के ग्रुपिंग में बांट देंगे, क्योंकि 2 तो अपने ग्रुप को ही काटेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। हमने क्या किया, पहले इन दोनों का ग्रुप बनाया, भाई ये 2 से कट गया, फिर ये 2 का ग्रुप बनाया, ये 2 कट गया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, ये कट गया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, ये भी कट गया,
इन दोनों का ग्रुप बनाया, ये भी कट गया। देखो ये दोनों आम भी 2 के पास चले गए, तो अंत में बचा कितना? अंत में जो बचा वो है 1। अब बताओ ये जो 1 आम बचा है ये 2 से छोटा है कि बड़ा? तो आप बोलोगे, स्टूडेंट क्या बोलेगा? हाँ सर ये तो छोटा होता है। इस तरह से आप सिखा सकते हो बच्चों को कि भैया कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। यही चीज़ें और ऐसी ही चीज़ें इसी तरीके से और यही मेंटालिटी आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये वाला सी नंबर। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ डिवाइजर एंड शोइंग दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट इन द ग्रुप आर लेस देन द डिवाइजर, ठीक है? ओके, आगे देखें। मैंने कहा था आपको, जो मैंने 2 डेसिमल नंबर को लेके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मैंने उनको वही सोचते हैं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आता है वो हमेशा 2 नंबर से बड़ा होता है। ऐसा नहीं, आप 2 डेसिमल को ग्रीड पेपर पे लेके समझा सकते हैं ये चीज़ को। पहले मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। मिस रितिका यूजेज अ ग्रीड एक्टिविटी, जो आप देख सकते हैं, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन डेसिमल। ये उसी सवाल से जुड़ा हुआ है। किस सवाल से? याद है आपको? ये वाला कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है ये वाला, ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। ऐसा क्लास 4 के ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं, लेकिन हम 2 डेसिमल को मल्टीप्लाई करके ये साबित कर सकते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई करने से छोटा नंबर भी आता है। तो कैसे करेंगे? ग्रीड पेपर पे। और वो ग्रीड पेपर पे कैसे करेंगे वो यहाँ देखते हैं। खैर यहाँ पे रितिका क्या कर रही है? टीचर जो है ग्रीड एक्टिविटी कर रही है, जहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है 0.4 इंटू 0.5, जिसका आता है 0.20। तो ये ग्रिड पेपर से जो मेथड से कर रही है मिस रितिका इज क्या कर रही है? यूजिंग ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग, परंपरागत तरीका, फोकसिंग ऑन डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुशलता पे ध्यान दे रही है, फोकसिंग मोर ऑन प्रोसीजरल नॉलेज एंड लेस ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, कॉन्सेप्ट पे कम। फोकसिंग मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। कह रही है कि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, प्रोसीजर पे कम। पहले तो आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर होता क्या है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपने लेक्चर लिया, आपने चीज़ों को समझा और आप एब्स्ट्रैक्टली सोच सकते हैं, चीज़ों को, हाइपोथेसिस को इमेजिन कर सकते हैं, अपने दिमाग में चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन चीज़ों को कभी आपने किया नहीं है खुद से। अगर आप करते, अगर आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को सिर्फ अपने वर्बली या रिटनली आपने समझा है लेकिन कभी किया नहीं है, यानी कभी भी आपने प्रोसीजर नहीं किया है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, एक्चुअली पता है कैसे होती है लेकिन करके कभी नहीं देखा है, तो मिस रितिका क्या कर रही हैं? वो फोकस कर रही हैं ज़्यादा प्रोसीजर पे, यानी कि जिससे हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये हो जाएगा हमारा प्रोसीजर, है ना। और जो कॉन्सेप्ट होता है ये एक तरह से क्या होता है? मेमोराइजेशन। आप बोल सकते हैं मेमोराइजेशन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि आप दिमाग में चीज़ों को जो है सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये मिस रितिका जो है प्रोसीजर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, कॉन्सेप्ट पे कम, क्योंकि जब बच्चे चीज़ों को खुद करके सीखते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट तो परमानेंटली फिक्स हो जाता है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ वो वाला सवाल जहाँ पे था कि बच्चे क्लास 4 के ये सोचते हैं कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने जो नंबर आता है वो हमेशा 2 नंबर से बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करना है? 0.4। 0.4 को कैसे लिख सकते हैं? 4/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो 4/10 हो जाएगा। और 0.5 को कैसे लिख सकते हैं? तो 5/10। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये है 10/10 का ग्रिड, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 100 है। हमें पहले कितना लेना है? 4/10। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हमने ग्रिड लिया और कितना जाना है? 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। यहाँ से ये पूरा क्या हो गया? 0.4, यानी 4/10 ये एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ये हो गया 0.4। अब लेना है 5/10। हमें लिया 1 2 3 4 5 10 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूंकि मल्टीप्लाई है ये दोनों आपस में मिलने चाहिए, अलग बना दिया, वो अलग बना दिया तो नहीं बनेगा। तो ये कितना हो गया? 0.5। अब देखिए दोनों का जो कॉमन पार्ट है ये है ना,
दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये है, और इस पार्ट में आप देखो 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20 दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आया 20, जो यहाँ कितना लिखा हुआ 20, यानी कि 0.4 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 0.20, यानी 0.4 का मतलब 40 पैसा, 0.5 का मतलब 50 पैसा, और गुना करने से कितना आया 20 पैसा। अब बताओ क्या 20 पैसा इन दोनों से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। लेकिन क्लास 4 के वो स्टूडेंट क्या कह रहे थे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वो हमेशा दोनों से बड़ा होता है। कहाँ? मैंने डेसिमल नंबर लेके प्रूफ कर दिया कि जो नंबर आता है वो छोटा भी होता है कि नहीं? तो ये था उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कि कैसे ग्राफ पे ग्रिड बना के आप चीजें कर सकते हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम इन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट्स? लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम, सबसे लंबी समस्या, बड़ी समस्या क्या है बच्चों का मैथमेटिक्स पढ़ने में? कौन समस्या है? ये तो आप भी बता देंगे, आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि बच्चे का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है आपके हिसाब से? क्या कारण बताइए जरा, बोलिए, खुद से बोलिए, मैं सुन लूंगा, बोलिए। डर। ये बात आप में से हर कोई जो इस वीडियो को देखता है मैथ से डरता है। मैं सबको नहीं बोलूंगा, पर मैक्सिमम का यही हाल है, ठीक है। मुझे भी क्लास 8 में मैथ्स में 18 नंबर मिले थे, लेट था, लेकिन उसके बाद मुझे मैथ समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता, मैथ्स ने मेरा बहुत खून चूसा। बाद में मैंने मैथ्स को ही चूस लिया, और ऐसा चूसा कि आज मैं मैथ्स को बैंकिंग और सीजीएल के लेवल को मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। सिर्फ मैथ्स ही नहीं, इंग्लिश भी और आपका रीजनिंग भी। तो आप काबिलियत जो है, आप काबिलियत के गुलाम नहीं है, काबिलियत आपका गुलाम है। आप बेहतर कीजिए, काबिलियत जो है ना, कहते हैं ना झक मार के आपके पीछे आएगी। तो वही बात है, ये होता है फियर अबाउट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथ से डर। अब पता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक, सबसे पहली बात कि सबसे पहले आपके घर में कोई रोल मॉडल नहीं होता है, कि आपके घर में कोई एक्सेप्शनली अगर मैथ्स में अच्छा है तो वो आपको हैंड होल्डिंग करके आपको समझा सकता है कि मैथ्स कितनी प्यारी चीज़ है, इससे अच्छी और इससे स्कोरिंग चीज़ कोई नहीं होता है। बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा कारण होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं कि भाई रुचि ही नहीं है मैथ्स करने, बनता नहीं है मुझसे, और जब बनता नहीं है तो कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं है कि बनेगा यार, आजा मैं सिखाता हूँ। कोई टीचर ऐसा नहीं है, बहुत कम बिरला ही ऐसा होता है ना। करिकुलम ओवर पैक्ड। क्या होता है? इतना ज़्यादा पैक्ड है, इतना सिलेबस का जो बर्डन है इतना ज़्यादा है टीचर के ऊपर, स्कूल के ऊपर, कि वो सिलेबस खत्म करने पे ध्यान रखते हैं, बस टेक्स्ट बुक पे ही पढ़ना है ना। जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। क्या कहते हैं? टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है, कोई मतलब नहीं है, बट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको 45 मिनट्स की क्लास है, आप ये लेसन खत्म करो, बच्चों को समझ में आए या ना समझ में आए, है कि नहीं। उसके बाद जेंडर स्टीरियोटाइप, बॉय लड़का लड़की, शुरू से ही ये बोला जाता है कि जो लड़कियां जो हैं कामकाजी होती हैं, उनको उनसे मैथ्स बनने वाला है नहीं, उनसे कुछ होने वाला है नहीं। तो ये जो समाज में ये जो एक तरह से जो डबल जो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड कहते हैं, हिंदी में नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। लोग कहते हैं कि लड़कियों से नहीं होगा। आज लड़कियाँ अब क्या नहीं कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। तो देखिए, उसके बाद ये है कि और कह सकते हैं टीचर्स इनएडेक्वेट प्रिपरेशन। टीचर मोबाइल को अपग्रेड करता है रोज, ये अपडेट आया है, बग्स है, डाल लीजिए आपका मोबाइल स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर टीचर खुद को कब अपग्रेड करेंगे? इतने सारे तरीके हैं पढ़ाने के, रियल लाइफ से कनेक्ट करने के, इतने सारे बेहतरीन तरीके हैं मैथ्स को पढ़ाने के लिए स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में, जहां बच्चे वही भाषा समझते हैं, लेकिन टीचर कभी अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है, ये है वो है। अरे आपने कभी एक बार कोशिश की है 365 दिन में? नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं ये डर पैदा करने के, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, प्रेशर। कितने मार्क्स आए हैं? तो क्लास नंबर फर्स्ट आया हूँ। मैथ्स में कितने हैं? तो आउट ऑफ 100 कितने हैं? 36। भाई तुम्हारे मैथ्स में इतने क्यों आए? मतलब पेरेंट्स को इस बात से मतलब नहीं है कि बाकी में 90% है, उसको इस बात से मतलब है कि इसमें 40 क्यों आए हैं। बच्चों पे इतना प्रेशर होता है ना, कहते हैं ना जैसे कि तारे जमीन पे कि उंगली को इतना भी मत खींचो
कि वो टूट जाए, है कि नहीं? मौका दो डेवलप करने का, समय के साथ सब हो जाएगा। इन इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड? ऐसे बच्चे जो आंखों से कमजोर हैं या देख नहीं पाते। इंक्लूसिव का मतलब होता है नॉर्मल बच्चे और डिजेबल्ड यानी दिव्यांग बच्चे साथ में पढ़ते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे। तो ऐसे मैथ्स पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? तो जब ऐसा सवाल पूछेगा ना कि जब इंक्लूसिव क्लासरूम में आप कैसे पढ़ाएंगे, तो सबसे बेस्ट आंसर होगा, आपको दिख जाएगा। मैंने पहले ही पढ़ा है कि जब इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो आपको अपनी टीचिंग टेक्निक भी जो है, जो डाइवर्सिफिकेशन है क्लास में, उसके हिसाब से बदलनी पड़ती है ना? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजाइन अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड। आपको अलग अलग असेसमेंट करने के तरीके, उनके लिए अलग, बाकी के लिए अलग, कुछ अपने टेक्निक्स को बदलने होंगे, ब्रेल वगैरह लेके आना होगा, टेक्टाइल मेथड लेके आना होगा, जहाँ पे रेज डॉट्स होते हैं, बच्चे उससे भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको पूरा अधिकार है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट मैथ एंजाइटी? बोला कि मैथ में जो एंजाइटी है ना, मैथ की जो बेचैनी है, जो डर है, ठंडे में भी पसीना आ जाता है एग्जाम में, ये इसको दूर करने के कौन एक तरीका नहीं है? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला कि मैथ्स की एंजाइटी को दूर करने कौन तरीका नहीं है? रिव्यूइंग एंड लर्निंग बेसिक अरिथमेटिक प्रिंसिपल। बोला है कि जो बेसिक अरिथमेटिक के प्रिंसिपल है, इसको आप फिर से देखिए, समझिए। हाँ, यूजिंग एंजाइटी रिडक्शन एंड एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक, बिल्कुल सही है, स्कूल में होना चाहिए। जो बच्चा मैथ में कमजोर है वो इसलिए ताकि वो उस तरह से सीखना चाहता है जिससे वो समझ पाए, और उसे उस तरह से नहीं सिखाया जा रहा जिससे सिखाने से वो समझेगा, लेकिन उसकी इस बात को कोई नहीं समझता। गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स एंड मोर होमवर्क, कहता है कि मैथ एंजाइटी को दूर करने के लिए आप क्या करो, जब वो घर जाए तो दुनिया भर का होमवर्क दे दो, और वो मैथ जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथ दे दो उसको। मैंने एक तो मैथ से एंजाइटी है, हाँ, एक तो मैथ ने उसका खून चूस रखा है, और ऊपर से इस एंजाइटी को दूर करने के लिए और भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स के होमवर्क दे दो, है ना? तो उसके अगले दिन से क्या होगा? या तो वो टीचर किडनैप हो जाएगा या वो स्कूल ही छोड़ देगा, है कि नहीं? तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, घर में ट्यूटर ले सकते हैं ताकि इसी तरह बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो भाई ऐसा है। Which of the following are related to प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विथ मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स को लेके बहुत ही नकारात्मक अनुभव है सबके पास। क्या क्या है? जितने खराब होंगे वो सारे आंसर होंगे आपके। अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट, हाँ, स्कूल में क्लाइमेट कहाँ है पढ़ने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए? आओ किताब खोलो, इतना पेज नंबर निकालो, ये सॉल्व किए घर जाओ। लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर, हाँ, माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, नंबर कमाने पे डांटते हैं, कभी एनकरेज नहीं करते हैं। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है घर में कोई ऐसा नहीं है जो मैथ्स में कभी अच्छा हो, समाज में कोई ऐसा जिसे मैथ्स में अच्छा किया हो, हाथ पकड़ के बोले कि नहीं आज मैं सिखाता हूँ, मैं तेरे को सिखाता हूँ कि ये तो नहीं बन रहा है ना, ये कैसे बनता है, ये बन जाएगा, है ना? आपने सुपर 30 की फिल्म में देखा होगा कि बच्चा लैम्प के नीचे पढ़ता है, उसे लॉक का फॉर्मूला नहीं आता है, और ऋतिक रोशन सो कॉल्ड आनंद सर जो उसे बताते हैं कि ये काम करो, इसको इससे रिप्लेस कर दो। जैसे ही वो करता है, बच्चा जो इतने घंटे से बना रहा था, नहीं बन रहा था, वो मैथ उसका तुरंत बन जाता है। समझना होता है, फीलिंग को कनेक्ट करना पड़ता है। एथनिक और जेंडर, बात सही है, हमारे समाज में लड़का लड़की को लेके भेद है, लड़कियां नहीं कर सकती, नहीं पढ़ सकती, मैथ नहीं बनेगा तुमसे, है ना? गरीब घर के बच्चे हैं भाई, मैथ्स नहीं होगा तुमसे, पुअर स्लम एरिया के बच्चे, मैथ नहीं होने वाला है, हीरे वहीं से निकल जाते हैं। चारों बातें फियर पैदा करती हैं, ठीक है ना? नेगेटिव एक्सपीरियंस, इट इज ऑफन फाउंड दैट लर्नर्स एट प्राइमरी लेवल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग वर्ड प्रॉब्लम्स, दिस प्रॉब्लम कैन बी बेस्ट एड्रेस्ड बाय। ऐसा देखा गया है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है शब्दों की समस्या को समझने के लिए। अभी मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2021 वाज 1,40,000, नाउ इन 2022 इट बिकम्स 2,50,000। हाँ, सो by how much the population of that town has increased from 2021 to 2022। बच्चों को समझ में नहीं आता कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे माइनस करना है, तो दिक्कत होती है। तो इस समस्या को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो बोला है इंट्रोड्यूसिंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन द मदर टंग एज वेल। क्या करें? शब्दों की समस्या जो फॉरेन लैंग्वेज में है उसे मातृभाषा में भी इंट्रोड्यूस करें। यानी इसी को मैं कैसे बोलूँगा कि आपके गांव की जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या 2021 में 1,40,000 थी,
जो 2022 में बढ़ के 2,50,000 हो गई। तो बताएं कि इस गांव की जनसंख्या कितने से बढ़ी है। तो जो चीज़ें उससे फॉरेन लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रही है, आपको नहीं लगता कि मातृभाषा में समझ में आएगी? आप मुझे बताइए, आप में से लोग मानेंगे ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं सीटेट का, टेट का, बैंकिंग का, सीजीएल का, और मान लीजिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, तो आपने एक्सपीरियंस किया है ना कि आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा है, पर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अंग्रेजी की भाषा में नहीं बल्कि बाइलिंगुअल जो भाषा दी जाती है ना स्टेट की, बांग्ला, हिंदी, जो भी, उसमें वो बेहतर समझ में आती है। बोलिए मानते हैं कि नहीं मानते? और तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। तो सोचिए प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तो उनकी कैफियत कैसी होती होगी। तो मदर टंग में अगर ये रहता है तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर सकते हैं। फेलियर टू रिकॉग्नाइज प्लेस वैल्यू लीड्स टू फेलियर इन 4 ऑपरेशनल मैथमेटिक्स। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर पाएंगे अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं समझ में आता है। जैसे 2, 6, 4, 0, 5, 9 कहा है कि 5 का फेस वैल्यू बताए, प्लेस वैल्यू बताए। फेस वैल्यू क्या होता है? नंबर खुद होता है 5। प्लेस वैल्यू क्या होता है? ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है। तो ये कहाँ पे है? 10s प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50। तो जब बच्चे ये नहीं बता पाते तो बाकी जो 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो नहीं कर पाते। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये इस बात की ओर इशारा करता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स में जिस प्रॉब्लम की तरफ ये बात इशारा करती है। ये बहुत ही आसान है, ये है फियर एंड फेलियर। बच्चों के अंदर डर, मैथ्स नहीं बनता है, और फेल होने का डर कि फेल हो जाएंगे, प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, मैथ करना ही छोड़ देते हैं, एग्जाम आ गया पूछ पाछ के चीटिंग करके पास हो जाते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, क्रूड नहीं होता है, एक ही तरह का प्रोसेस से बार बार आप करवाते हैं। आपके तरीके जो है आप चेंज नहीं करते हैं, चीज़ों को बेहतर नहीं करते, आपके पास अल्टरनेट तरीके नहीं है कि नहीं? ये चीज़ें हैं, है ना। इनएडेक्वेट लर्निंग मटेरियल है, डिसअपॉइंटिंग करिकुलम है। मेन जो समस्या है वो है फियर एंड फेलियर। व्हाट आर द डिफिकल्टीज जो मैथमेटिक्स टीचर फेस वाइल टीचिंग इन क्लासरूम? जब एक मैथमेटिक्स का टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो किस तरह की समस्या से सामना करता है? तो ऐसे सवाल जब भी होंगे ना, किस तरह की समस्या का सामना करता है या इसके बारे में कौन सी बात सही है, ज्यादातर आंसर ऑल ऑफ द अबव ही आता है, लेकिन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम इन टीचिंग मैथमेटिक्स ड्यू टू पुअर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट। हाँ, बच्चों का जो बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का वो खराब है, पहले से ही अच्छा नहीं है, प्राइमरी लेवल पे किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं, तो अब टीचर को पढ़ाने में दिक्कत होती है, सही बात है। डिफिकल्टी ऑन टीचिंग मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सोशल, कल्चरल, फैमिली एनवायरनमेंट स्टूडेंट। बात सही है, बच्चों का सामाजिक, बच्चों का सांस्कृतिक और बच्चों का जो पारिवारिक माहौल है वो सबका डिफरेंस है। तो इससे इतना डाइवर्सिफिकेशन चला आता है ना क्लास में कि टीचर कितने लर्निंग टेक्निक्स को ईजाद करे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना तो पड़ता है, लेकिन प्रयास तो करना होगा, ये बात भी सही है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड इन्वेंशन। मैथ्स में अलग अलग चैप्टर, शेप, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, नंबर्स, काउंटिंग पढ़ाने के लिए इतने सारे टेक्निक आज वर्ल्ड में आ चुके हैं, लेकिन उन स्कूलों में आज तक नहीं पहुंचे हैं। टीचर को अपग्रेड ही नहीं किया गया, स्कूलों के द्वारा टीचर को ट्रेन करने के लिए बाहर नहीं भेजा गया ताकि वो जब लौट के आए तब बेहतर तरीके से बच्चों को डिलीवर कर पाए। इस चारों समस्या का सामना करना पड़ता है टीचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉमन रीजंस फॉर फियर ऑफ मैथमेटिक्स? मैथ में जो डर लगता है ना, इससे कौन से कारण है, कौन कौन से कारण है? प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस अबाउट मैथमेटिक्स। मैथ्स को लेके पहले का जो अनुभव है बहुत कड़वा है, बात सही है, पुराना घाव ही नहीं सूखा है, नया घाव मिल रहा है। मैथ कहीं बनता ही नहीं है, और ना ही किसी ने हाथ पकड़ के बैठा के सिखाया कि देखो मैथ ऐसे भी बनता है, किसी ने नहीं किया। पता नहीं आप करोगे नहीं, मैं चाहूँगा आप लोग करो। प्रेशर टू गिव एग्जाम इन स्टिपुलेटेड टाइम, और ऊपर से इतना दबाव होता है कि दिए गए समय में आपको एग्जाम में मैथ बनाना है और आपको मैथ नहीं आता है, लो और प्रेशर है ना। 3 × 3 कितना होता है तो बता दिया 0। 3 और 3 टकरा गया, और जो दोनों टकरा गया, टकराने से दोनों टूट गया, आंसर कितना हुआ 0। मैं तारे जमीन पर की बात कर रहा हूँ। फियर ऑफ फीलिंग और अपीयरिंग फुलिश इन फ्रंट ऑफ अदर। उसके बाद क्या होता है, मैथ अगर नहीं बनेगा तो दोस्तों के सामने चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, दोस्त मुझे बेवकूफ मूर्ख कहेंगे, क्लास में कोई मुझसे बात नहीं करेगा, ये डर, ये सब है। ये सब एक बच्चे की जो होती है ना कैफियत होती है। आप भी जब टीचिंग करें ना कल, बच्चों की इस कैफियत को समझे, क्योंकि आप भी कभी ना कभी यहां से तो गुजरे ही है। Which of the following is the basic cause
अब प्रॉब्लम्स ऑकरिंग इन टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, कह रहा है कि विच द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉज, मेन कारण क्या है। अब प्रॉब्लम्स यानी कि मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग में जो समस्या आती है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। अ सेंस ऑफ फियर एंड फेलियर अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर डर और असफल होने का डर होता है, अभी हमने पढ़ा सही। करिकुलम बिल्कुल निराशाजनक है, अच्छा नहीं है, उसमें एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, टीचर का प्रिपरेशन नहीं है, मतलब टीचर क्या है, टीचर अपग्रेड नहीं है, मोबाइल अपग्रेड है लेकिन टीचर अपग्रेड नहीं है, सारे कारण हैं। To address the needs of visually impaired learners in the inclusive classroom of mathematics, what would be your policy? कह रहा है जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, उनके लिए आप कौन सी नीति अपनाएंगे। तो ये मैंने अभी आपसे कहा था, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, वी विल डिजाइन अल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स फॉर देम, कि उनके लिए या टीचर को चाहिए कि वैकल्पिक तरीके ढूंढे उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। अगर ब्रेल की जरूरत है ब्रेल लाए, टेक्टाइल मेथड लाए, एबाकस लाए, बीट्स एंड स्ट्रिंग्स लाए, ग्राफ लाए, ग्रिड लाए, बहुत तरीके होते हैं। द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट करिकुलम सीन्स, कह रहा है कि मैथमेटिक्स करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, हेल्प्स इन स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट, हाँ विज्ञान को समझने के लिए। और सबसे सुंदर बात, आप अपने दिन प्रतिदिन का कोई भी काम बिना मैथ्स के नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो, हिसाब किताब तो करना ही है हर चीज़ में। आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बेहतर करता है, आप सुडोकू खेल पाते हो, आप पजल सॉल्व कर पाते हो, है ना, आप क्यूब सॉल्व कर पाते हो, आप बाजार जाते हो तो सब्जी खरीद के सही हिसाब किताब करके सही पैसे लेके आते हो, आपके डेली लाइफ के लिए यूजफुल है, सब सही है, ऑल ऑफ द अबव। One of the key recommendations by the National Council of Teachers of Mathematics Curriculum and Evaluation Standard for School Curriculum Mathematics 1989 is that instruction in elementary school mathematics should, कि स्कूल एलिमेंट्री माने प्राइमरी स्तर पे जो स्कूल की मैथमेटिक्स है उसका इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम एंड एवेल्युएशन स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल करिकुलम मैथमेटिक्स 1989 में जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना था मैथमेटिक्स टीचर के लिए, एनसीटीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनसीटीएम। तो कौन सी बात जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर मुझे लगता है आप लोग को मिल गया होगा, और जो पॉजिटिव आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, कि टीचर सेंटर्ड मेथड से चाइल्ड सेंटर्ड मेथड की ओर जाइए, यानी जो सीखना चाहता है ना उसके हिसाब से आपका मैथ्स का करिकुलम बनाइए, सिखाने वाले के तरीके से नहीं, सीखने वाले के तरीके से। सिखाने वाला यानी टीचर, उसके तरीके से करिकुलम बनाएंगे तो क्या फ़ायदा, बच्चा अगर सीख ही नहीं पाएगा आपकी भाषा और करिकुलम को। Those in which students are actively involved in searching for patterns and experimenting with their own conjecture, यानी अपना जो आयाम, अपने जो विचार हैं, अपनी जो एकदम खुलापन है, उससे बच्चे मैथ सीख सके, रियल लाइफ से उसे कनेक्ट कर सके, ये ज़रूरी होता है। लास्ट सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स करिकुलम। जहाँ तक मैथमेटिक्स से करिकुलम की बात है, कौन सी बात एकदम सही है ये बताना है आपको। देख लीजिए इसमें कौन सी बात सही होगी। कहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल। फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये अपर प्राइमरी लेवल में नहीं, ये ओनली, आगे तो होता ही है लेकिन सबसे पहले ये प्राइमरी लेवल पे होता है कि 1/4 क्या है ना, एक पिज्ज़ा है, पिज्जे के 4 टुकड़ा है, ये टुकड़ा आपने निकाल लिया, यानी आपने 4 में से 1 टुकड़ा निकाल लिया। फ्रैक्शंस प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाता है, ये गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्राइमरी लेवल फॉर, नहीं, नेगेटिव नंबर जो होता है थोड़ा सा एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी चाहिए होती है, तो प्राइमरी में नहीं, ये अपर प्राइमरी लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे नहीं। ये भी गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि एरिया मेजरमेंट यानी जहाँ तक हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, किसकी, ज्योमेट्री की, तो कह रहा है खाली अपर प्राइमरी लेवल पे नहीं, अपर प्राइमरी लेवल एंड ऑल्सो एट प्राइमरी लेवल। ऑल्सो एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक दोनों स्तर पे ज्योमेट्री के जो एरिया पेरीमीटर कॉन्सेप्ट दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, यस ये सही आंसर है, ये गलत था। एल्जेब्रिक थिंकिंग यानी अलजेब्रा के जो विचार है जो भी है, ये प्राइमरी लेवल पे ही इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो आगे जाके जब इसके ऊपर वो ऑपरेशंस करेंगे
तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसका रिवीजन होगा और प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज में कैसे अप्लाई करते हैं ये बेहतर बच्चे जो है समझ पाते हैं और चीज़ों को कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था आज के मैथ्स पेडागोजी क्लास का बहुत ही शानदार, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार 30 सवाल। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, है ना, जब वीडियो देख ही रहे तो लाइक कर दे, कमेंट करके अपने अनुभव अपना प्यार हम लोग को दे ताकि हम अंदर से प्रेरित हो सके। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप लाइक करें, कुछ कहें हमसे, है ना, कुछ बोले, कुछ बतियाए हमसे और तमाम लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर इसमें अगर आपको लगता है कि पूरे भावना और जज्बात के साथ मैंने पढ़ाया है तो आपने ये भी सोचा होगा कि सही में ये चीज़ बाकी के पास भी पहुंचनी चाहिए ताकि काबिल एकेडमी का परिवार पूरे भारतवर्ष में बढ़े धीरे धीरे। ये नई प्लेटफॉर्म है, पूरी जी जान से आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपसे इतनी ही चाहते हैं कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर ले ताकि जो वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपसे अगले वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलेंगे। मैथ्स पेडागोजी की और भी क्लासेस आएगी, हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस आएंगी, चिंता मत कीजिए। और एक अनाउंसमेंट भी है कि जो एसएससी के द्वारा जो ग्रुप डी की परीक्षा लॉन्च हुई है, ठीक है, जो कि जनवरी के मिड वगैरह में परीक्षा होगी, उसकी भी कोचिंग, उसकी भी वीडियो जो है बहुत जल्दी आने वाली है, तो ये भी आप शेयर कर दें। बाकी आपसे अगले वीडियो में तो मुलाकात होगी ही, तब तक अपना रखें पूरा ख्याल। थैंक यू।